गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? अब तक की जो क्लासेस हुई है एथिक्स की, वहां किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है? किसी को भी कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ये बताओ, आज बोर्ड पे क्या लिखा है? जिस व्यक्ति में क्या है? मानवता है, वही सच्चे अर्थों में क्या है? महान है। क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास, याद करो अपनी फर्स्ट क्लास, जब मैंने क्या पूछा था, सबसे इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग कौन है, तो आपने कहा था ह्यूमंस, मानव ही सबसे बुद्धिमान है। तो मैंने क्या कहा था, अगर मानव बुद्धिमान है, उसके पास सभी कार्य करने की क्षमता है, तो वो कार्य अगर वो समाज के वेलफेयर के लिए नहीं करेगा, मानवता के कल्याण के लिए नहीं करेगा, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करता है, ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए, तो वही क्या है? सच्चे अर्थों में महान। आप सब क्या बनना चाहते हैं? यू ऑल वांट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको सोसाइटी का वेलफेयर करना, आपको ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना। तो आप क्या होंगे? सच्चे अर्थों में महान होंगे, अगर आप अपने कार्य को ढंग से करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का? ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। उसके साथ में क्या बताया मैंने? लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, ग्रेट रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इनकी लाइफ के जो लेसन्स हैं, इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जो इनको सही अर्थों में महान बनाता। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना ये है, क्या है? ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, अब ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक देख रहे हैं अपन। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है? व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज? Then characteristics. Then comes significance of human values. Human values का क्या महत्व है? Then human values, different human values plus examples. Examples किसके? ग्रेट लीडर्स के, ग्रेट रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे चैलेंजेस। प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस है? प्रेजेंट चैलेंजेस, and then we will move towards solution. सॉल्यूशन की तरफ मूव कर के एक्शंस लिए जा सकते। ठीक है, और वी कैन राइट वे फॉरवर्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब ह्यूमन वैल्यूज। आपने पहले की क्लासेस में ये देखा था, वैल्यूज क्या होती है, मॉरल वैल्यूज क्या होती है, एथिकल वैल्यूज क्या होती है, कैसे मोरालिटी जो है डिफरेंट है एथिक्स से, ये सब चीजें आपने देख ली थी। और मैंने क्या बताया था, वैल्यूज क्या होती है? जो एक इंडिविजुअल या सोसाइटी अपने लिए अपहोल्ड करती है। ठीक है, अब ह्यूमन वैल्यूज क्या होगी? वो वैल्यूज, वो मॉरल वैल्यूज, वो मॉरल प्रिंसिपल्स और वो मॉरल स्टैंडर्ड्स जो जरूरी है किसके लिए? ह्यूमन की डिग्निटी के लिए। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, आपस में सब साथ रह सके उसके लिए। तो उन मानवीय, उन मूल्यों को अपन क्या बोल रहे हैं? मानवीय मूल्य। क्या बोल रहे हैं? मानवीय मूल्य। तो ह्यूमन वैल्यूज आर द फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज
आइडियल्स एंड क्वालिटीज दैट आर एसेंशियल, किसके लिए जरूरी है? फॉर द ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव की गरिमा के लिए। एक मानव दूसरे मानव की रिस्पेक्ट कर, ह्यूमंस एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है? पर्सन का कैरेक्टर, पर्सन जो है सोसाइटी के लिए सही जो उसको ड्यूटी असाइन हुई है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अपनी डिफरेंट वैल्यूज आती, जैसे कि ट्रूथफुलनेस, जैसे कि फॉरगिवनेस, जैसे कि इंटीग्रिटी, जैसे कि कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज। आगे अभी आगे ही डिफरेंट वैल्यूज और उनके डिफरेंट एग्जांपल्स, जिसमें लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के एग्जांपल हो। ठीक है, तो ये समझ आया ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है, वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो मॉरल वैल्यूज एंड वो मॉरल स्टैंडर्ड्स जो जरूरी है किसके लिए? ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एंड पीसफुल सोसाइटी के लिए। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के कैसे, क्या बताएंगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं? बताएगा कोई? कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। बताओ, सेम लिख के आओगे या फिर इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग आंसर करके? मीनिंग को अंडरस्टैंड करके आओगे। मीनिंग को अंडरस्टैंड कब करोगे? जब आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या और इंपॉर्टेंस होती क्या है, सिग्निफिकेंस होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोन लिया, एक फोन है मेरे पास, ये फोन लिया, अब मैं इसको पूछूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताओगे आप? इसकी बैटरी इतने टाइम तक चल जाती है, इसमें ये फीचर्स है, वो उसकी हो गई विशेषता, और उस विशेषता के आधार पर मैं उसके महत्व को पहचानूं। इसको इस वे में भी यूज किया जा सकता है, इसको इस वे में भी यूज किया। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंस का ज्यादा फोकस होता है वैल्यू, यूजफुलनेस क्या है, जबकि सिग्निफिकेंस जो है थोड़ा इम्पैक्ट की तरफ। सिग्निफिकेंस जो वर्ड है वो ज्यादा बेटर होता है यूज करने के लिए फॉर्मल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन है तो सभी ह्यूमंस के लिए वैल्यूज क्या होती है? नॉर्मल होती है। ऐसा तो है नहीं इस देश वाले ह्यूमंस के अलग वैल्यू होगी और इस देश वाले ह्यूमंस के लिए, तो दे आर क्या होती है? यूनिवर्सल। दे आर यूनिवर्सल, जनरली क्या होती है? यूनिवर्सल। ठीक है, गाइड एथिकल एंड मॉरल बिहेवियर। अगर आप ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो आपकी मोरालिटी, आपके डायलेमास में आपको एथिकल एक्शन की तरफ गाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पीस, हार्मनी एंड सोशल वेलफेयर, मैंने अभी बताया था क्या? मनुष्य, मनुष्य परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व। ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो किया जाता है तो कैसे? मॉरली वर्चुअस सोसाइटी बनती, मॉरली वर्चुअस वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। ठीक है, और इंडिविजुअल का पर्सनालिटी और कैरेक्टर शेप होता है। क्यों आज अपन ने को ये बोला गया है कि लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लेसन्स को पढ़ो, उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यूज को फॉलो किया, ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो किया, उनसे उसका उनका पर्सनालिटी एज वेल एज कैरेक्टर डाला, और इसीलिए आज हम उनको, ताकि हमें भी उनकी वैल्यू से सीखने को। समझ रहे हैं आप किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया, क्यों ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में रखे। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है तो उसके लिए सॉरी।
थोड़ी तबीयत खराब है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का क्या महत्व होगा, ह्यूमन वैल्यू फॉलो करने का क्या महत्व होगा। आपका कैरेक्टर अच्छा बिल्ड होगा, सोसाइटी में क्या होगा, पीस आएगी, फैमिली में क्या होगा, एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ चलेगी, नेशन में क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। समझ, इंटेलिजेंस का सही तरीके से यूज होगा तो इकोनॉमी को बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट। समझ रहे हैं आप। तो बिल्ड गुड कैरेक्टर, इंडिविजुअल का कैरेक्टर अच्छा होगा, उसके एक्शंस क्या होंगे, अच्छे होंगे, उसको कोई भी ड्यूटी असाइन की जाती है तो वो अच्छे से उसको फुलफिल करे। ठीक है, स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजंस किस तरफ गाइड होंगे, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमैनिटी के लिए गाइड होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, करप्शन कम होगा। समझ रहे, पर्सनल हैप्पीनेस एंड सक्सेस भी होगी। आप खुश रहोगे, आप सबको खुश रखोगे, सब खुश है तो भी आप खुश, ये क्या हैप्पीनेस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू 5 में। तो हैप्पीनेस आपके लिए क्या, मानवता का कल्याण। समझ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ तक क्या देखा आपने, ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है, वो वैल्यूज, वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियाज जो ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, मॉरली वर्चुअस सोसाइटी के लिए वो क्या है, वो मानवीय मूल्य है। एग्जाम्पल्स लिख लो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, एल्ट्रुइज्म, कंपैशन, एम्पैथी और बहुत सारे, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, मल्टीपल एग्जाम्पल। फिर क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, यूनिवर्सली अवेलेबल होती है, सबके लिए इक्वल है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, मॉरली वर्चुअस सोसाइटी की तरफ मूव करता है, महत्व क्या, पीस स्टेब्लिश होगा, कैरेक्टर बिल्ड होगा। समझ रहे हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स। मैंने बताया था आपकी वैल्यूज बनती है तो कौन कौन से निर्धारक है, मैनी फैक्टर्स है जो आपको उस वैल्यू को बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली हो गई, शिक्षा हो गई, समाज हो गया, समझ रहे हैं आप, मित्र और सहकर्मी, पीयर ग्रुप्स हो गए, पर्सनल के एक्सपीरियंस हो गए, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, आप उसको किस डायरेक्शन, ह्यूमन वैल्यूज ने आपको गाइड किया ह्यूमैनिटी के लिए तो आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ रहे, वही कुछ वैल्यूज आपने नेगेटिव इनबिल्ट है तो आप उसे, समझ पा रहे हैं कैसे इसकी इंपॉर्टेंस। अब अपन देखेंगे मेजर ह्यूमन, कुछ ह्यूमन वैल्यूज क्लास में करवाई जाएगी और कुछ ह्यूमन वैल्यूज आपको घर जाके। ह्यूमन वैल्यू होती क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके 2 से 3 अब मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो क्या, मल्टीपल एग्जांपल्स लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल जो मैंने इसमें यूज किया है वो दूसरे वाले में नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेने की कोशिश की है ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो और आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा तो आप उसे कोट कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो पहली ह्यूमन वैल्यू क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रिटी, ये यहाँ पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज लिखी है, ट्रुथफुलनेस, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, सहानुभूति, समानुभूति, न्याय, सम्मान, समता और साहस, अनुशासन, विनम्रता और समझ आ रहा है, इक्वालिटी और इक्विटी, ये पहले बताया था क्लास में, याद आ रहा है। इक्वालिटी क्या बताया था, ए बी और सी, ए बी, सबको समान अवसर प्रोवाइड, सबको साथ में डेवलप करना। लेकिन
यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी। अगर ये समान नहीं है तो कैसे आप उनको साथ डेवलप कर पा रहे हो, नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आता है इक्विटी। ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ, तो पहले तो ए को यहाँ लाओ, बी को यहाँ लाओ और सी को, और उसके लिए क्या करते, वेलफेयर स्कीम्स आती है ना, रिजर्वेशन पॉलिसीज जरूरी है ना वो, अगर वो नहीं होगी तो समानता, पहले समता एंड देन समानता, इंक्लूसिव ग्रोथ, समझ गए। ठीक है, सेल्फलेसनेस, काइंडनेस, कॉपरेशन, अकाउंटेबिलिटी, पेट्रियोटिज्म एज वेल एज एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सेवा। अब जो ये ह्यूमन वैल्यूज मैंने ये बताई है, उसी में से सभी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, बट कुछ जो अपने सिलेबस में बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है उन पे अपने को डीप फोकस करना, तो उनको अपन ने डाला है वैल्यूज इन पब्लिक इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और भी वैल्यूज सिलेबस में लिखा है ना, फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रिटी, फिलॉसफी ऑफ इम्पार्शियलिटी, फिलॉसफी ऑफ नॉन पार्टीशनशिप, लिखा है सिलेबस में, याद आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी, compassion, dedication to public service, objectivity, respect for citizens and ethical। ठीक है, अभी अपन ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक करें, तो ह्यूमन वैल्यूज करेंगे और उनके एग्जांपल्स देखेंगे, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली वैल्यूज है कुछ तो कॉमन ही है, बिकॉज वी विल गिव द एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स, लेकिन वहां पे अगर टॉपिक आएगा तो उसे और डिटेल में डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला आता है ऑनेस्टी, ईमान। क्या होती है ऑनेस्टी, सबने सीखा है, हमेशा सच बोलना चाहिए, बोलते हो या नहीं बोलते, कभी कभी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, मीन्स स्पीकिंग द ट्रुथ एंड एक्टिंग सिंसियरली विदाउट चीटिंग और हाइडिंग द, सत्य बोलना बिना किसी धोखाबाजी या तथ्यों को छुपाए हुए। अब क्वेश्चन आ गया, ऑनेस्टी का क्या यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑनेस्टी का क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बताओ। सबको पता है ईमानदारी मतलब आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको आप ढंग से फॉलो कर रहे हैं, आप टाइम से ऑफिस आ रहे हैं, टाइम से ऑफिस से जा रहे हैं, जो वर्क दिया गया आपको उसे आप ईमानदारी से कर रहे हैं, मोरालिटी के साथ कर रहे हैं, एथिक्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपके पास ऐसा एक्शन आता है जहां पे डिफरेंशिएट का ऑप्शन है पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गई, ईमानदारी। आपको जो भी ड्यूटी असाइन हुई है किसी भी लेवल में उसको आप ईमानदारी से कर रहे हैं, या दैट इज द ऑनेस्टी। गांधी जी का एग्जांपल, अगर उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस का साथ छोड़ दिया होता तो कितनी चल, उन्होंने ट्रुथ को हमेशा अपनी करेज बनाया, और उसके बेसिस पे उन्होंने मास मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस के बहुत सारे मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस में जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए थे उसमें अपन ने देखा था, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने ये सब चीजें, तो उनकी ट्रुथ की वैल्यू, आज क्यों पढ़ते हैं अपन उनकी ट्रुथ की वैल्यू, बिकॉज उन्होंने लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और उससे अच्छे रिजल्ट आए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे महात्मा गांधी जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे अपन ने बोला डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो आया फैमिली। इन्होंने अपनी माता जी से हमेशा ट्रुथ बोलना सीखा, वो लाइफ में झूठ नहीं बोलते, तो इन्होंने भी उस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया और उसको कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंट किया। सीखना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा, सीख गए इम्प्लीमेंट नहीं करे तो कोई मतलब, समझ गए। तो यहाँ पे आता है जब वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, तो एक केस था जिसमें उन्होंने
गलती कर दी और उन्होंने खुद जाके उस गलती को बताया कि मैंने ये, हालांकि वो केस हार गए थे बट ट्रुथ जीत, ह्यूमन वैल्यू जीत। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले का एग्जांपल ले सकते हैं, ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई। उन्होंने वुमेन की एजुकेशन पे फोकस किया, वुमेन की एजुकेशन को बढ़ाने पे काम किया। तो क्या जो एजुकेशन के लिए ईमानदारी से वो उसके लिए कार्य कर रही थी, तो लोगों ने जब वो मतलब इवन स्कूल भी जाती थी तो लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, कीचड़ उछालते थे, बट उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं, कितनी भी प्रॉब्लम आई पर उन्होंने काम किया। करेज की वैल्यू भी यहाँ से देखने को, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल समझे। एग्जाम्पल किस में लिख सकते हो, रिफॉर्मर में लिख सकते हो। गांधी जी का एग्जाम्पल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज प्रैक्टिसिंग द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लिख सकते हो। समझ रहे हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर्स और रिफॉर्मर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर लीडर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्मर भी, रिफॉर्मर लीडर भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से एक स्टेप और ऊपर। आपको बोला आपके सीनियर ऑफिसर ने ये काम करना, आप कर रहे हैं आराम से, अच्छे से, ईमानदारी के साथ, लेकिन किसी दिन ऑफिसर, और उस दिन आपने, वो देख रहे हैं इसीलिए आप काम कर रहे हो, या वो नहीं देख रहे तो भी आप वो काम कर रहे हो जो ईमानदारी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, एक स्टेप ऊपर। जब कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप वो कर रहे हैं जो सही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, आप एक्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आपको अवार्ड, ये नहीं, जब आप एक्शन तब भी कर रहे हो जब आपको कोई नहीं दे, आपको कोई रिवॉर्ड और की जरूरत है, लेकिन आपको कार्य वो करना है जो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी। आगे पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रिटी डिटेल के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ई श्रीधर, ये क्या थे, सिविल इंजीनियर थे, और इन्होंने जो भी इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियर थे, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो वर्क, जो गवर्नमेंट से इनको वर्क अलाउड हुआ था, उनको उन्होंने कितनी अच्छे से, इन्हों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था दिल्ली के अंदर। ठीक है, आज तो दिल्ली के अंदर मतलब लगभग सारे काम लोग जो है वो मेट्रो को ही यूज करते हैं। तो जो मेट्रो को उन्होंने सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया था, तो उसमें कोई करप्शन नहीं था, टाइमली और एफिशिएंटली पूरे कार्य को। इसके अलावा इनके अदर प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे कि पम्बन ब्रिज, जो पम्बन आइलैंड है यहाँ से, जहाँ पे क्या है, रामेश्वरम, मेनलैंड इंडिया को जब रामेश्वरम से कनेक्ट किया गया था तो पम्बन ब्रिज बनाया गया था, और उसमें भी उन्होंने टाइमली एफिशिएंटली, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। समझ रहे। नेक्स्ट आता है किरण बेदी, द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ किरण बेदी। जब ये तिहाड़ जेल के वहां गई थी तो उन्होंने प्रिजनर्स की कंडीशन देखी, और प्रिजनर्स की कंडीशन देखने के बाद इन्होंने उनके लिए इनिशिएटिव लिया, प्रिजनर्स को अच्छी लाइफ देने की, मेडिटेशन होना, एजुकेशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ताकि अगर जब उनका प्रिजन का कार्य पूरा हो जाता है, गलती के बाद में भी सुधार किया, रिफॉर्मेटिव। समझ रहे हाउ यू हैव टू पुट द। देन आता है सिंपैथी, एम्पैथी, और एक आता है कंपैशन। करुणा। सिंपैथी, एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब क्या है, कोई बताएगा, कोई डिफरेंशिएट करेगा इनके बीच। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, आप किसी की, फॉर एग्जाम्पल, चलो अपन देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ए और बी पर्सन है, या फिर अपन एग्जाम्पल डेली लाइफ का ही ले लेते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ स्कूटी बाइक पे जा रहे थे, आपने देखा इसका एक्सीडेंट हुआ, आपने कहा ओ यार बहुत बुरा हुआ, दैट इज सिंपैथी। आप उसके
एक्शन के लिए सॉरी फील करें, उसकी परेशानी के लिए आप सॉरी फील करें, लेकिन उसके बाद आप वहां से चल गए, वो हो गया सिंपैथी। आपने सॉरी फील किया एंड यू, देन आता है दूसरा एम्पैथी, समानुभूति। समानुभूति में आपने क्या किया, आपने 2 मिनट सोचा अगर मैं इसकी जगह होता या होती तो मेरे को क्या करना, उसकी हेल्प के लिए जाना चाहिए, वो होता है समानुभूति। आप अपने आप को उस पोजीशन पे रख रहे हो जिसके लिए आप सॉरी फील, यू आर पुटिंग योरसेल्फ ऑन दैट पोजीशन, ठीक है। तो समान पोजीशन पे आप रख के, मैन क्या है, बोला जाता है ना, मैन इज सेल्फ सेंट्रिक, ठीक है। ह्यूमन जो है बाय नेचर से ही सेल्फ सेंट्रिक है, उसे जब तक समझ नहीं आता जब तक खुद पे बीतती, तो जब वो खुद को उस पोजीशन पे रखेगा तो उसे बेटर तरीके से समझ पाएगा, दैट इज समानुभूति। आपने क्या किया, दोस्त ने बोला रुकते हैं, अपने को हेल्प करनी चाहिए, आपके खुद के मन में आया अपने को रुक के हेल्प करनी चाहिए। कैसा फील होता है जब एक्सीडेंट होता है, आपने उस चीज को फील किया, दैट इज एम्पैथी। और एम्पैथी को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक्शन के लिए मूव करें, आप हेल्प के लिए मूव किए, दैट इज द करुणा, करुणा का भाव, करुणा का भाव। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, सिंपैथी, recognizing the another person's pain and expressing the concern of sorrow, दुख को व्यक्त किया, अरे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन समानुभूति, अंडरस्टैंडिंग द अनदर पर्सन्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव एंड बाय पुटिंग योरसेल्फ ऑन दैट, अगर हमारा एक्सीडेंट होता तो हम क्या करते, अगर हम इनकी जगह होते तो हम क्या करते, दैट इज समानुभूति। देन कंपैशन, एम्पैथी अंडरस्टैंड किया प्लस एक्शन भी लिया, दैट इज द कंपैशन, that is the compassion. So empathy combined with the action to reduce the suffering is the sympathy. पहले understand तो करो, then empathy खुद को रख के देखो and then compassion, then take the action. Important है तीनों, ठीक है। अब sympathy को ये भी लिख, I feel sorry for you, that is sympathy. Then I understand what you are going, आप किस सिचुएशन से जा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं, या क्यों कि मैंने खुद को वहां रखा ना, समानुभूति, सेम पोजीशन पे रख के उस चीज को अनुभव किया, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर सफरिंग एंड आई विल डू एक्शन, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया सबको, ठीक है। अब एग्जांपल देख सकते हैं अपन इसमें, बाबा आमटे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब इन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को देखा सॉरी, जब इन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को देखा तो इन्होंने क्या किया, उनके लिए वर्क करना चाहा, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसी तरीके से सिंधुबाई सपकाल, इन्हें क्या कहा जाता है, मदर ऑफ अनाथों की। जब इनकी हिस्ट्री देखी जाती है तो इनकी जब प्रेगनेंसी का पीरियड था तो इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, तो उस टाइम इन्होंने कितनी पीड़ाएं देखी थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अदर जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए भी एक्शन, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। अब देखो इन लीडर से अपने ये पोजीशन सीखी, और आज हम इनके जैसे और भी बहुत है, तो इनसे अपन क्या सीखते हैं, नई नई पॉलिसीज लाते हैं एग्जीक्यूशन में। आप नहीं लाते पॉलिसीज, राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्फन बच्चों के लिए पॉलिसीज लाई, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये जो लीडर्स की, रिफॉर्मर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एक्शंस होते हैं वो अपने को हेल्प करते हैं, एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं आप क्यों इनका सिलेबस में एड ऑन, समझ गए। ये बता दिया मैंने आपको एग्जाम्पल, और उसके बाद में एक और वैल्यू बता रही हूँ, उसके बाद में वी विल लुक एट द एक छोटा सा अपन वीडियो क्लिप देखेंगे। रियली में यूट्यूब पे अपन कई बार बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग
रियली में बहुत अच्छा होता है ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने का। तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका मैं नाम बोल दूंगी या फिर आप इन वीडियो क्लिप्स को, जो कि आपको जो वैल्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने में, अंडरस्टैंड करने में अच्छे से हेल्प कर, ठीक है। कुछ चीज देख के और अच्छे से समझ आ जाती है। रेस्पेक्ट मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन विद द ह्यूमन वैल्यू। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान करे, इसलिए नहीं कि वो उससे बड़ा है या उससे छोटा है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग। आप किस वैल्यू से पर्सन को जज कर रहे हैं? आप ह्यूमन वैल्यू से पर्सन को जज कीजिए, एज ए ह्यूमन आपको उसकी रिस्पेक्ट। समझ गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, 16। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। किस चीज के लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन की डिग्निटी के लिए। समझ रहे हैं? तो रेस्पेक्ट, ट्रीटिंग एवरीवन विथ डिग्निटी। एग्जाम्पल आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिख सकते हैं। जब वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे, उसके बाद भी जब वो स्कूल्स में विजिट करते थे, वो आराम से बच्चे की बात सुनते थे, वो क्या कहना चाह रहा है या उसकी बात सुनना, रेस्पेक्ट करना किसी चीज, ठीक है। इसके अलावा आप सरोजनी नायडू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स है, कल्चर, रिलीजन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। जब इंडिपेंडेंस के टाइम जब वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मूव की, उन्होंने सबकी बात सुनी, डिफरेंट कल्चर को समझा, डिफरेंट रिलीजन को समझा। ऑब्वियस सी बात है, आप ऑफिसर बनोगे, आपको सामने वाले की बात सुनोगे, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, ये जो एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, वही जो अपन ने एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया था, वहीं से दिखा रही हूँ, ठीक है। काइंडनेस इज व्हाट मेक्स अस वैल्यू ऑफ सिंपैथी, अंडरस्टैंड किया। वैल्यू ऑफ एम्पैथी, पुट किया और इनको बस में बुलाया। वैल्यू ऑफ कंपैशन, एक्शन लिया। कहां? बस में इनको बिठा के डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास ले जाना। कैन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स? किशन जल्दी ले ले, बताओ जल्दी। अरे कहां जा रहे हो? हमें देर हो रही है। मैंने उस दिन बताया था एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सम पीपल इस चीज को समझ नहीं पा रहे और इनको कंडक्टर को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्टर क्या बोलते हैं? अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी लड़की पड़ी होती तो क्या बोलते हैं? ऐसा एम्पैथी। अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते? आप घर जरा देर से पहुंचोगे तो जान नहीं निकल जाएगी तुम्हारी, और इसको अगर देर हो गई तो मर जाएगी बेचारी। समझ गए क्या? सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, समझे? ठीक है। उसके अलावा आई शो यू वन मोर वीडियो। ह्यूमैनिटी, ठीक है, और उसमें रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ एवरीवन। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी चीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ये जो एग्जांपल है यहां आ रहा है, बीइंग डिफरेंट इज नॉट डिफरेंट। डिसेबल्ड पर्सन के साथ डिफरेंशिएट, ट्रांसजेंडर्स के साथ डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अबॉलिश्ड। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, ठीक है। तो इस क्लिप को आप देखिए आराम से।
नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है Humanity, understanding the other person's problem and trying to solve that problem. मेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हद नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं अंडरस्टैंड कर पाए? जिन्होंने बाय किया इनको, ठीक है, जिन गर्ल्स को इन्होंने बाय किया, जिन डॉल्स को इन्होंने बाय किया, ठीक है, बिकॉज ये जो एग्जांपल आपको एक शॉप के हिसाब से दिखाया जाता है, तो जो डॉल्स थी जिनको इन्होंने बाय किया वो खुद डिसीव। एक्सपीरियंस गिव यू द बेस्ट लेसन्स, वर्स्ट एक्सपीरियंस गिव यू द बेस्ट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस, एम्पैथी, कंपैशन, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, वैल्यूज देख पा रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाना था, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अदर वैल्यूज भी देख लेते हैं अपन। करेज, वैल्यू ऑफ करेज। करेज क्या होता है? साहस। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे, हाँ, वहां पे आप क्या, डर गए, आप करेज नहीं दिखा रहे। तो करेज क्या है? किसी सही उद्देश्य के लिए डर और खतरे का सामना करने की क्षमता। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोइंग, आपके पास एक केस स्टडी आ सकती है, जैसे कि वैल्यू बेस्ड केस स्टडीज भी आ सकती, इवन 5 मार्क्स के अंदर भी। इस केस स्टडी से आपको कौन सी वैल्यूज पता चल रही है। एक केस स्टडी दी, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको पता है कि गलत एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो आपको ऑफिस से निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे आपका टेस्ट किया जा रहा है, क्या? करेज वैल्यू। गलत हो रहा है तो क्या हुआ? वी शुड टेक द एग्जाम्पल्स देखिए। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी बरदानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। क्यों पढ़ते हैं अपन इनकी पोएम्स, और एक अलग सा जोश आता है, क्यों? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिन्होंने फाइट किया, जब गलत हो रहा था रुके नहीं और फाइट किया। इवन छोटा सा जो बेबी था उनको भी पीछे बांध के इन्होंने लड़ाई की थी, समझ गए? तो करेज। भगत सिंह का एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, उनको पता था फाइट करेंगे तो डेथ भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने फाइट किया, ठीक। वेरियस लीडर्स, वेरियस रिफॉर्मर्स जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य, एग्जाम्पल्स आप लिख, ठीक है। देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आज आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप टाइम से क्लासेस में आओ, टाइम से टेस्ट दो और डिसिप्लिन मैनर में अपना एक्शन करो। तो जिम्मेदारी ऑफिस में क्या होगी? आपकी जो ड्यूटीज है उसको आप ढंग से फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, आप अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस? ड्यूटीज क्या होती है? थोड़ी सोशली मॉरली वे में अपन यूज करते हैं। ऑब्लिगेशंस आपको करना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको लीगल पनिशमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी क्या है? रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्टिंग द एल्डर्स, रेस्पेक्टिंग द पेरेंट्स, रेस्पेक्टिंग द टीचर्स। और ऑब्लिगेशंस में थोड़ा लीगल और फॉर्मेलिटी। आपने लोन ले रखा है एंड यू आर नॉट पेइंग दैट, सॉरी, हाँ, तो अपन क्या थे, आपने लोन ले रखा और आप उस लोन को पे, लीगल एक्शन, दैट इज द ऑब्लिगेशन, यू शुड पे द लीगैलिटी के लिए, लॉ के अकॉर्डिंग
प्रोमिसेस को कीप करने के लिए, प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, किसका, ऑब्लिगेशन की यूज किया जाता है, ऑब्लिगेशन को यूज किया, सॉरी एग्जाम्पल ले सकते हो लाल बहादुर, पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तब एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद के ऊपर, जब भी अपने को कोई ड्यूटी असाइन होती तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ड्यूटी भी अपन ढंग से करें, उसका जो आउटकम आता है उसको भी अपन उसके लिए भी आंसरेबल रहे। यहाँ पे दो वर्ड्स और आते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस चलती है, जबकि अकाउंटेबिलिटी मोर फोकस करते हैं किस पे, आउटकम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, वहां पे और डिटेल से फॉर्मल वे में, यहाँ पे एथिकल वे, ठीक है। उसके अलावा ईला भट्ट, जब वो वर्क कर रही थी, एक टेक्सटाइल लॉयर इन अ टेक्सटाइल वर्किंग, एक टेक्सटाइल वर्कर्स का एसोसिएशन था, वहां वो काम कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने वहां देखा कि वुमेन्स के पास पावर नहीं है, वो बार्गेन नहीं कर सकती, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, तो उन्होंने क्या, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, वैल्यूज के वुमेन्स के पास जो स्किल्स है उनके लिए एसोसिएशन बनाया ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर, उनको एम्पावरमेंट किया, इकोनॉमिक, समझ पा रहे हैं सॉरी, then we can see other values, justice, न्याय, मानवता के लिए न्याय का क्या, why it is important to have the justice for the, दो पर्सन है, एग्जाम्पल लीजिए, देयर आर टू पर्सन, दोनों के बीच में कोई इश्यू है, एक पर्सन है जिसके पास सारी फैसिलिटीज है, एक पर्सन है जिसके पास फैसिलिटीज, ठीक है। तो जब न्याय होता है तो दोनों पक्षों को सुनना, इसके पास रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन, जस्टिस इज, न्याय का अर्थ है सभी के लिए निष्पक्षता से और समान व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट, जुडिशरी, जुडिशरी की पावर्स, क्या, न्याय करना, समझ पा रहे, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट होता है तो रेमेडीज, ठीक है। और न्याय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ये कॉन्सेप्ट तो सुना होगा, जहां पे नेचुरल जस्टिस, हियरिंग बोथ द पार्टीज, एक पक्ष को सुन के आप न्याय दे रहे हो तो वो न्याय है ही नहीं। आपने न्याय किस बेसिस पे दिया, दोनों पक्षों को सुन के ही न्याय हमेशा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल आप इनमें ले सकते हैं, जैसे कि सॉरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने बचपन में फेस किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है और उसमें भी जो मेन थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे तो उन्होंने उस चीज पे कि मानवता या मानव में डिफरेंस नहीं, ह्यूमन की डिग्निटी का रेस्पेक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो उनको भी न्याय, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबल, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू ऑफ न्याय को देखा। अब न्याय में भी डिफरेंट डायमेंशंस है प्रीएम्बल के अंदर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। जीएस लक्ष्मी, क्रिकेट मैच, ठीक है, वहां पे रेफरी का, तो ये जीएस लक्ष्मी जो है ये पहली वुमेन जो आईसीसी के अंदर, वुमेन्स एज वेल एज मेंस, तो जेंडर इक्वालिटी, न्याय कर रहे हैं, वो मैच
जब चल रहा है तो उसमें न्याय का रोल, ठीक है। वुमेन का एम्पावरमेंट, वुमेन कैन फुलफिल डिफरेंट रोल्स, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, समझ पा रहे हैं? Therefore, I have added these examples. Then आता है selfless, निस्वार्थ भाव से काम करना, impartiality, non partisanship, ये सारी वैल्यूज इन्हीं से कनेक्टेड है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, सेल्फलेसनेस और एल्ट्रुइज्म। सेल्फलेसनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट, ये आपको आई डोंट सीक माय बेनिफिट, ये एक इनर क्वालिटी है सेल्फलेसनेस। अगेन एग्जांपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन बी पर्सन ए से कोई काम के लिए आते, ठीक है। तो पर्सन ए ने जब बात सुनी तो उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें था, ठीक है, तो सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन एल्ट्रुइज्म क्या है? एक्शन फॉर द अदर बेनिफिट, दूसरे का एक्शन जो आता है वो किसमें आ जाता है? एल्ट्रुइज्म। आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उनके लिए एक्शन कर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म। सेल्फलेसनेस इनर, ठीक है, एल्ट्रुइज्म इन एक्शन, समझ गए? हाँ, सेल्फलेसनेस इनर क्वालिटी, एल्ट्रुइज्म इज द विजिबल एक्सप्रेशन थ्रू एक्शन, ठीक है। कैलाश सत्य, बचपन बचाओ आंदोलन, जब छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए तो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया, बच्चों को फैक्ट्री से क्या किया? बच्चों को हटाया, उनको किधर डाइवर्ट किया? एजुकेशन, एजुकेशन उनके लिए जरूरी, बचपन को बचाओ, बच्चों के बचपन को बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन। मदर हमेशा से पुअर की, सिक की, अबंडेंट पीपल की हेल्प करना के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, समझ के? वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म, वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस, ठीक है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, क्या होता है? स्टेइंग मॉडेस्ट एंड नॉट बीइंग एरोगेंट डिस्पाइट द अचीवमेंट। आपने कुछ पा लिया, आपको एक पोजीशन चाहिए थी, आपने उसको पा लिया, उसके बाद आपको एरोगेंट नहीं होना, आपको और ज्यादा, आप उस पोजीशन पे क्यों जाना चाहते थे, उसके बाद आपका असली काम शुरू होता है। क्या बोलते हैं कि फल लगने पर पेड़ क्या झुक जाता है। इसी प्रकार जो महान मनुष्य होता है, जो गुणों से भरा मनुष्य, सद्गुणों से भरा मनुष्य होता है, वो भी विनम्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल भी आप किससे का ले सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, अभी मैंने स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा वांगारी, ये क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ट्री के लिए वर्क करते थे, ट्रीज प्लांटिंग का मतलब ट्रीज वगैरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे ये फोकस करते थे। तो जब उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह मिले, उसके बावजूद भी वापस अपने लोकल पीपल के साथ ही वो काम करते। अवार्ड मिल गया तो ऐसा नहीं है कि अब हम ही हैं बाकी तो कुछ, मैं भी कुछ हूँ, सामने वाला भी कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ और सामने वाला भी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ठीक है। और जितना ज्यादा बढ़ा उतना ही आपको झुकना, समझ गए? देन टॉलरेंस, सहिष्णुता, accepting the different opinions, accepting the different cultures, accepting the different languages, ठीक है। तो सहिष्णुता, टॉलरेंस होना किसी रिलीजन के प्रति, किसी कल्चर के प्रति, ठीक है। नेल्सन मंडेला इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने देखा ब्लैक्स के साथ कितना डिफरेंशिएट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म। लेकिन जब वो उस पोजीशन पे पहुंचे तो उन्होंने वो कार्य नहीं किया। उन्होंने क्या कोशिश की कि रेसिज्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसे एलिमिनेट, ठीक है। उन्हें बदला नहीं लेना था, उन्होंने सही कार्य की तरफ, ठीक।
देन आता है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल फॉर द, किसी ने हेल्प की उसके लिए थैंक यू करना, काइंडनेस, ढंग से बात करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. इफ समबडी हेल्प यू, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन. मलाला मुस्कुराई. कलाम जी का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, इनका एग्जाम्पल देख लेते. इन्होंने एजुकेशन के लिए वर्क किया और जब ये एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, तो इन पे बहुत सारे अटैक्स हुए, लेकिन इनके फैमिली ने उनको हमेशा सपोर्ट किया. सो शी इज ग्रेटफुल टू हर फैमिली, जो उन्होंने उनकी हेल्प की सही डायरेक्शन. एक इंसान सही काम करना चाहता है, जब उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी सपोर्ट करते हैं, तो आसानी से वर्क की तरफ मूव किया. समझ गए? ठीक है. अब मैं कुछ कोटेशंस दे रही हूँ, ठीक है. आपको क्या करना है, अब ये जो कोटेशंस है उन्हीं वैल्यूज पे है, ठीक है. अब जैसे कुछ वैल्यूज रह गई, जैसे फॉरगिवनेस, तो उसमें क्या, आप समावीरस्य भूषण, क्षमा करना जो है वीरों का आभूषण है. फॉरगिवनेस की आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स भी, ठीक है. इस तरीके से हैप्पीनेस की डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी. तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रुथफुलनेस का डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे. ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा. अब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है उन पे कुछ कुछ कोटेशंस है, बहुत सारी कोटेशंस है, ठीक है, लेकिन कुछ कोटेशंस में लाई. आपको क्या करना है, उन कोटेशंस पे उनको एनालाइज करना, उनको प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में कैसे यूज किया जा सकता है, उन पे अगर इलोबरेशन आ जाता है तो मैं क्या लिखूंगा या क्या, उन पे भाव विस्तार आ जाता है तो मैं क्या लिखूंगा या क्या, ठीक है. तो यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम. जब विजडम की किताब शुरू होती है तो उसमें पहला चैप्टर ही किसका है, ऑनेस्टी. क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंटेलिजेंस प्लस, समझ गए, वरना विजडम इंटेलिजेंस गलत डायरेक्शन में, ठीक है. Then integrity, character is what you do when no one is watching. Different examples लिख के आप इसको प्रूव, ठीक है. सिंपैथी के लिए देख लिए, एम्पैथी क्या है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज एम्पैथी. दूसरे की पोजीशन पे रख के आप उस एक्शन को समझ, तो सबसे अच्छी नॉलेज तो वही है ना जहां आप दूसरों को भी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ. एक कॉन्सेप्ट आता है जॉन रॉल्स का, व्हील ऑफ इग्नोरेंस. आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो आप उस एक्शन को इस तरीके से लीजिए कि वो सभी के लिए क्या हो. आप अपने आप को सिर्फ एक पोजीशन पे मत, आप किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, उसके लिए भी वो बेनिफिट है या नहीं है, वो एक्शन एम पे, समझ रहे. कंपैशन क्या है, if you want others to be happy, practice the compassion. If you want yourself to be happy, then you should also practice the compassion. करुणा पे भी करुणा होनी, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. रेस्पेक्ट इज अर्नड बाय एक्शंस, नॉट बाय पोजीशन. यही मैंने बताया था, आप किसी पोजीशन पे हो इसलिए आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, आपके एक्शंस क्या है उसके बेसिस पे आपको रेस्पेक्ट मिलनी, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो बैलेंस रह पाएगा, वरना पावर को मिसयूज भी किया जा सकता है. फॉरगिवनेस, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द, क्षमा बलवान को का ही गुण, समझ गए, ठीक. तो इन पे आपको 100 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने की कोशिश करें, ठीक. अब आता है, मैंने बताया ह्यूमन वैल्यूज. ह्यूमन वैल्यूज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज भी देखिए, लेकिन प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों ह्यूमन वैल्यूज
को ढंग से इम्प्लीमेंट। क्या वैल्यूज का मतलब गलत समझने लग गए हैं क्या लोग? ठीक है, तो इस चीज पे डिस्कस करते हैं। सॉरी, challenges related to human values in the present time, materialism and consumer। वैल्यू की डेफिनेशन चेंज, मटेरियलिज्म को वैल्यू देना, कंज्यूमरिज्म को वैल्यू देना। आप प्रॉफिट के लिए वर्क करें, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क नहीं करें, बिकॉज यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू द मटीरियल थिंग्स को आप प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? सक्सेस इज मेजर्ड बाय वेल्थ, स्टेटस और प्रोफेशन रेदर देन द कैरेक्टर। बताया था मैंने रेस्पेक्ट के बारे में। क्या रेस्पेक्ट आपके एक्शन से होनी चाहिए, पोजीशन से। सक्सेस के मेजरमेंट का ही तरीका अलग गलत है, तो फिर ह्यूमन वैल्यूज क्या, एक्शंस भी सही नहीं हो। एग्जाम्पल जैसे कंपनी प्रायोरिटाइज किसको कर रही है? प्रॉफिट को, इग्नोरिंग द एनवायरमेंट को फॉलो नहीं कर। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देख लो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को फोकस करना। ठीक है, रेदर देन द एक्शन। ठीक है, तो किस तरफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स मूव कर रहे हैं? मटीरियलिज्म। तो मटीरियलिज्म से ह्यूमन वैल्यूज पे फोकस करने की, ह्यूमन वैल्यूज को राइट डायरेक्शन में समझने की। ठीक है, देन आता है करप्शन एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी। नॉर्मलाइज कर देना, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको नॉर्मलाइज कर देना। आप इस पोजीशन पे आ गए, उसके बाद आप कुछ भी करो, इसको नॉर्मलाइज कर देना। पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस पावर पे पहुंचते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट आप उसको नेग्लेक्ट करें। ठीक है, सो सेकंड चैलेंज इज करप्शन एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे वेरियस एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर्स में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स ढंग से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर करवा रहा है, तो वहां पे अगर रिक्रूटमेंट ही ढंग से नहीं होगा तो पीपल का ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, ह्यूमैनिटी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप? देन डिक्लाइन इन द एम्पैथी। बताया था, आप उस पोजीशन पे रख के खुद को देख ही नहीं रहे, समानुभूति आप अपने अंदर रख ही नहीं रहे, तो आप कैसे समझ पाएंगे दूसरे वाले को? आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करके निकल जाए। ठीक है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ एम्पैथी। डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज को प्रमोट करना। ठीक है, साइबर बुलिंग पे प्रमोशन करना। किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आपको सोचने की जरूरत है। इनटॉलरेंस एंड सोशल सहिष्णुता नहीं होना। किसी ने कुछ कह दिया और 2 मिनट में वायलेंस हो गया, 2 मिनट में मॉब लिंचिंग। टॉलरेंस कहाँ है? मानवता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है टॉलरेंस। ठीक है, मिसयूज ऑफ, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अच्छे पर्पस के लिए बनाएगा, लेकिन वैल्यूज ही नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, तो उसे नेगेटिव डायरेक्शन। साइबर सिक्योरिटी से साइबर फ्रॉड की तरफ पहुंच गए। दिन में 10 कॉल आते हैं साइबर फ्रॉड के। समझ पा रहे हैं वैल्यूज किधर की साइड जा रही है? वैल्यूज नेग्लेक्ट हो रही है, वैल्यूज डिटोरेट हो रही है, वैल्यूज नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, सो दीज आर द चैलेंजेस, बट चैलेंजेस को समझा तो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जाना। तो हाउ वी कैन एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स? इवन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एग्जांपल यू कैन टेक। ठीक है, स्ट्रेस एंड कंपटीशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंटेंस कंपटीशन। कोई एग्जाम आया और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन। मूव टूवर्ड्स द अनएथिकल। एन केन प्रकरण अपना कार्य होना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से। दिस इज वेयर द एथिकल वैल्यूज आर डिक्लाइन। ठीक है, चीटिंग एंड अनफेयर बिहेवियर एग्जामिनेशंस के अंदर हर दिन न्यूज़पेपर में 1 से 2 घटना ऐसी आती रहती।
एग्जामिनेशन रूम में ब्लूटूथ से चीटिंग कर रहे थे, ठीक, नौकरी नहीं है तो बाकी कुछ नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या यही वैल्यूज रखनी है सोसाइटी के अंदर या चेंजेस लाने अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करना, ग्रेट लीडर से, ग्रेट रिफॉर्मर से और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह से सीखना, समझ रहे हैं। व्हाट वी कैन डू, वैल्यू बेस्ड, जहां से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, फैमिली से, सोसाइटी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वहीं से वैल्यूज को बिल्ड करना, वैल्यूज को अंदर बिल्ड करना और उसको एक्शन, सिर्फ सुन के नहीं छोड़ देना, उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड, लीड बाय एग्जांपल्स, लीडर्स, रिफॉर्मर्स, उनके एग्जांपल्स को देखते हुए आगे, ठीक है, उनसे लर्निंग करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, गवर्नेंस सिस्टम को अच्छा करना, करप्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, जस्टिस को टाइमली प्रोवाइड करना, ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की तरफ मूव करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर रिस्पॉन्सिबल यूज नहीं हो रहा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, डीपीडीपी एक्ट, पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी, समझ रहे। अब टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं तो उसमें ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट, ताकि टेक्नोलॉजी का मिसयूज, हाँ समझ रहे। स्ट्रिक्ट रूल्स लाना, रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना, एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे फोकस करना, जो एक्ट्स है उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे फोकस करना, समझ रहे हैं आप। देन एनकरेजिंग द कम्युनिटी को समझाना, वेरियस प्लेस चलते हैं, नुक्कड़ नाटक चलते हैं, किस लिए चलते हैं, समझाने के लिए कि सही की तरफ, ठीक है। डिजिटल मीडिया, कितनी वैल्यूज वगैरह उनको सीखने का प्रयास करो, उनको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश, समझ गए। तो आज की क्लास में अपन ने ह्यूमन वैल्यूज जो टॉपिक है उसे कंप्लीट, क्या देखा, ह्यूमन वैल्यूज को देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसके डिटर्मिनेंट्स को देखा, उसकी सिग्निफिकेंस, डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज ली और उनको डिटर्मिनेंट्स को देखा, उसके बाद डिफरेंट वैल्यूज को देखा, उनके एग्जांपल्स को देखा, देन क्या देखा था, चैलेंजेस आज क्या, कैसे एड्रेस किया, ठीक है। आज की क्लास यही रोकते, ठीक है, थोड़ी सी चला, कल की क्लास में आगे मूव ऑन, तो जो कोटेशंस मैंने दिए उन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।